नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। आईआईटी और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत व बांग्लादेश में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय किडनी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 बांग्लादेशियों समेत 7 को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 मरीजों को बाउंड डाउन किया गया है। किडनी डोनर व प्राप्तकर्ता दोनों की बांग्लादेशी होते थे और नोएडा व दिल्ली के अस्पतालों में गैरकानूनी रूप से प्रत्यारोपण किया जाता था। आरोपी डोनर को 3.5 लाख रुपए देते थे और प्राप्तकर्ता से 20 से 22 लाख रुपए लेते थे। बताया जा रहा है कि किडनी रैकेट 3 वर्ष से ज्यादा समय से चल रहा था। किडनी रैकेट के इस अंतर्राष्ट्रीय चर्चित मामले के तार आजमगढ़ से भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने महिला डॉक्टर समेत जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें मोहम्मद शारिक पुत्र कलीम आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बिंदवल गांव का निवासी है, जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस बीते 23 जून को आजमगढ़ आई थी। दिल्ली पुलिस को 16 जून को सूचना मिली कि एक संगठित अपराध गिरोह के लोग गैरकानूनी रूप से किडनी प्रत्यारोपण का धंधा कर रहे हैं। एसीपी रमेश लांबा की देखरेख में इंस्पेक्टर कमल कुमार एवं सत्येंद्र मोहन, एसआई गुलाब सिंह, आशीष शर्मा, समय सिंह, एएसआई शैलेंद्र सिंह, राकेश कुमार और जफरुद्दीन की टीम ने जांच शुरू की। टीम ने जसोला गांव में घेराबंदी कर 4 आरोपी बांग्लादेशी रसेल रोकोन, सुमन मिया और त्रिपुरा निवासी रतेश पाल को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर 3 प्राप्तकर्ता और 3 डोनर की पहचान की गई। अपराध शाखा ने मामला दर्ज कर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि गिरोह के सदस्य बांग्लादेश में डायलिसिस केंद्रों पर जाकर किडनी की बीमारी से पीड़ितों को निशाना बनाते थे। ये किडनी डोनर भी बांग्लादेश में ही ढूंढते थे। डोनर को भारत लाया जाता था और फिर पासपोर्ट जब्त कर उन्हें किडनी देने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके बाद आरोपी रसेल और इफ्ती अपने सहयोगियों मोहम्मद सुमन मियां, मोहम्मद रोकन उर्फ राहुल सरकार और रतेश पाल के माध्यम से प्राप्तकर्ताओं डोनर के बीच संबंध दिखाने के लिए जाली दस्तावेज तैयार करते थे। जाली दस्तावेज के आधार पर अस्पतालों से प्रारंभिक चिकित्सा जांच कराते थे। इसके बाद दिल्ली व नोएडा के अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट करवाते थे। जांच के दौरान यह पाया गया कि डॉक्टर डी विजया राजकुमारी का निजी सहायक विक्रम सिंह रोगियों की फाइलें तैयार करने में सहायता करता थे और रोगी और डोनर का हल्फनामा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। रसेल ने अपने एक सहयोगी के रूप में मोहम्मद शारिक का नाम भी बताया। मोहम्मद शारिक डॉक्टर डी विजया राजकुमारी से मरीजों का अपॉइंटमेंट लेता था और पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाता था और डॉक्टर की टीम से संपर्क करता था। मोहम्मद शारिक प्रति मरीज 50,000 से 60,000 लेता था। 2 आरोपी व्यक्तियों विक्रम सिंह और मोहम्मद शारिक को 23 जून को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार आरोपियों रसेल अहमद, विक्रम सिंह और शारिक ने खुलासा किया कि डॉक्टर डी विजया राजकुमारी को इन लोगों द्वारा जाली कागजात के आधार पर किए जा रहे प्रत्येक अवैध कार्य के बारे में पूरी जानकारी थी। तदनुसार 1 जुलाई को डॉक्टर राजकुमारी को भी वर्तमान मामले में गिरफ्तार किया गया। रैकेट द्वारा किए गए प्रत्यारोपणों की संख्या की पहचान करने के लिए जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया मोहम्मद शारिक पुत्र कलीम बीएससी मेडिकल लैब टेक्नीशियन तक पढ़ा है और यूपी के आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बिंदवल गांव का रहने वाला है।
वह मरीजों और दाताओं की प्रत्यारोपण फाइलों की प्रोसेसिंग के संबंध में निजी सहायक विक्रम और डॉक्टर विजया राजकुमारी के साथ समन्वय करता था। आजमगढ़ के एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मोहम्मद शारिक को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस 23 जून को आजमगढ़ आई थी। दिल्ली पुलिस में बिलरियागंज थाने की पुलिस की मदद मांगी। थाना पुलिस की मदद से दिल्ली पुलिस मोहम्मद शारिक के घर गई, लेकिन घर पर वह नहीं मिला। इसके बाद शारिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। एसपी ग्रामीण बताया कि दिल्ली पुलिस किडनी रैकेट के मामले में शारिक को गिरफ्तार करने आई थी। बताया कि शारिक दिल्ली में पैथोलॉजी संचालक है। दिल्ली के चर्चित अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट में आजमगढ़ के मोहम्मद शारिक का नाम जुड़ने से जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस की आगे की जांच में कौन से चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। दिल्ली पुलिस की कुछ पुलिस बल थाना बिलियागंज में 23 जून को आई थी। उन्होंने किसी शारिक पुत्र कलीम जो बिलियागंज का रहने वाला है की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बल की मांग की थी, जिस पर थाना बिलियागंज द्वारा नियमानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराया गया था और इसके घर पर दबिश दी गई। घर पर ये दस्तयाब नहीं हुआ था, जिसके बाद पुलिस अपनी रवानगी कराई थी। किस मामले में थी? ये बताया जा रहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट केस का कोई मैटर है जो दिल्ली पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। उसी सिलसिले में पुलिस यहाँ पर आई। शारिक करता क्या है, कुछ जानकारी? शारिक की जानकारी के अनुसार अब तक ये है कि दिल्ली में ये पैथोलॉजी लैब चलाता है और पैथोलॉजी का काम करता है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में नव चयनित 7,720 लेखपालों को उनके नियुक्ति पत्र का वितरित किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र को लेकर जहां लाइव प्रसारण किया गया, इस क्रम में जनपद आजमगढ़ के हरियौत कला केंद्र में कमिश्नर मनीष चौहान, डीएम विशाल भारद्वाज सहित अन्य अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधियों द्वारा नव चयनित 230 लेखपालों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। नियुक्ति पत्र मिलते ही नव चयनितों के चेहरे खिल उठे। नव चयनित लेखपालों को संबोधित करते हुए कमिश्नर मनीष चौहान ने कहा कि इससे जिले में लेखपालों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें अपने दायित्वों के निर्वहन का भी निर्देश दिया गया, जिससे कि जनता की समस्याओं का तेज गति से समाधान हो सके। मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के शुभारंभ व संबोधन का एलईडी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण के बाद आजमगढ़ में भी नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। आजमगढ़ जिले के मुख्य राजस्व अधिकारी ने बताया कि यह नियुक्ति पूरी तरह से पारदर्शी ढंग से चयन किया गया है। यह नियुक्ति पत्र जनपद के जनप्रतिनिधि, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी के उपस्थिति में वितरण किया गया। अब लेखपालों की स्ट्रेंथ 54% से बढ़कर 80% हो गई है। उन्हें निर्देशित किया गया कि वह अपने कार्यों के दायित्वों को समझते हुए उसका अनुपालन करेंगे। शीघ्र ही उनकी पूरी तरह से ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग से पूर्व उन्हें कार्यों का बोध प्रशासन द्वारा सेमिनार आयोजित कर की जाएगी। कमिश्नर मनीष चौहान ने कहा कि जनपद के 230 लेखपालों की नई नियुक्ति की गई है। उन्हें इस बात के भी निर्देश दिए गए कि लोगों की समस्याओं को निस्तारण समय पर करें। एक व्यक्ति को रोजगार, आपको सरकारी सेवा प्राप्त हो रही है, ये अपने आप में ही आपने एक बहुत बड़ी बाधा पार की है। आपने एक कंपटीशन को पास किया है, तो ये आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आप आज यहाँ पर उपस्थित है और आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो आप सभी के लिए एक नई शुरुआत है, बहुत ही आपके लिए ज़िंदगी में महत्वपूर्ण दिन है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो आपने सभी उद्बोधन सुना आपने, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से लेखपाल प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो प्रशासन की छवि है वो हमारा जो गांव में लेखपाल कैसे काम करता है उस पर काफ़ी निर्भर करती है। तो आप लोगों को यह प्रयास करना है कि जो छवि है प्रशासन की, शासन की, वो किसी भी प्रकार से खराब नहीं हो।
आपको फील्ड में निष्पक्ष तरीके से जो भी नियम कानून है उसके अनुरूप कार्य करना है। वे कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं जो प्रदेश का सबसे पुराना विभाग है। चाहे वो मुगलों का शासन रहा हो, चाहे वो अंग्रेजों का शासन रहा हो, लेखपाल या उनसे मिलता जुलता पद इन तमाम शासनों में रहा है। भूमि या जमीन आज भी हम सब के लिए बहुत ही प्रिय वस्तु होती है, उसके साथ हमारा बहुत लगाव रहता है। और आप में से भी ज्यादातर लोग ग्रामीण परिवेश के होंगे, तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। और एक व्यक्ति के लिए भूमि का क्या महत्व है, उसका रकबा बढ़ जाए या घट जाए, या उसको समय से खतौनी ना मिले, या उसकी जमीन पर कब्जा हो, इसको लेकर वह काफी व्यथित होता है। और शासन द्वारा जो बनाए गए प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अपने उद्बोधन में भी कहा, IGRS, उस पर जो शिकायतें हैं वो भी सर्वाधिक भूमि संबंधी विवादों से है। भूमि संबंधी विवादों या भूमि संबंधी अभिलेखों का रख रखाव ये लेखपाल का प्राथमिक दायित्व है। आप अपने प्रशिक्षण में इस बात को और बेहतर समझें। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के चितारा महमूदपुर गांव में बुधवार करीब दिन में 12 से 1 के बीच रविंद्र उर्फ निन्हू पुत्र राजा राम गौतम 30 वर्ष ग्राम अजाउर थाना बरदह रहने वाला था। उपकेंद्र मार्टिनगंज से सितारा महमूदपुर में विद्युत पोल पर चढ़कर लाइन ठीक कर रहा था। इसी समय विद्युत तारों में करंट प्रवाहित हो जाने के कारण चपेट में आ गया। उसके साथ गए अजय राजभर ने तुरंत उपविद्युत केंद्र मार्टिनगंज पर लाइन बंद करवाया। जैसे ही लाइन बंद हुई रविंद्र जमीन पर नीचे गिर गया। इसके बाद शोर मचाया। आसपास के लोग मौके पर देखें तो रविंद्र की मृत्यु हो चुकी थी और पूरी तरह से झुलस गया था। आसपास के लोगों ने रविंद्र के ही मोबाइल से उसके घर पर सूचना दी। कुछ ही समय में परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए और विद्युत विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को गांव में ही रख करके विद्युत कर्मियों और अधिकारियों को बुलाने की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष दीदारगंज अखिलेश कुमार ने पीड़ितों को बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं माने। करीब 2 बजे उप जिलाधिकारी मार्टिनगंज नंदिनी शाह ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से वार्ता करके परिवार को लोगों को समझा करके शव को थाने पर ले चलने को कहा। परिजन उनकी बात को मान करके थाने पर ले गए। पत्नी सरिता का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। मृतक के पास 2 बच्चे हैं, 1 वर्ष का एक बेटा प्रत्युष और 3 वर्ष की एक बेटी प्रज्ञा है। SDM मार्टिनगंज के आश्वासन पर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। बिजली विभाग के खंभे पे चढ़े थे। बड़ी दुर्घटना घटी है। लाइन ब्रेक डाउन थी, ये अटेंड कर रहे थे सुबह से। ये दूसरे तरफ से आ रहे थे और मैं दूसरी तरफ से आ रहा था। तो वहाँ पे मैं जंपर बांध के आया, फिर वहाँ पे शट डाउन लेके ये जंपर खोल के फिर मेरे को बुलाए। शट डाउन लेने के बाद भी लाइन चालू कर दी गई? नहीं, शट डाउन लेके जंपर खोल के फिर वो लाइन वापस कर दिए ये। और उसके बाद मेरे को बुलाए, दोनों जन साथ में यहाँ पे आए तो देखे थे एक चिड़िया मरी थी खंबे के ऊपर। उसको उतारने के लिए मेरे को बोल रहे थे, तो मेरे मन में क्या, मैं तू ही चढ़ जा, मैं चढ़ के आ रहा हूँ खंबे पे, थक गया हूँ, तो आप चढ़ जाओ। तो ये चढ़ के चिड़िया को पकड़ के उतारने लगे, तब ये घटना घटी। स्पष्ट नहीं हो रहा है। इन्हीं का शट डाउन चल रहा था मोबाइल। शट डाउन लिए थे, लेने के बाद जंपर खोले। लाइन जो है जंपर खोलने के बाद अटेंड कर रहे थे। चूंकि इनके साथ जो ड्यूटी कर रहा था लड़का, उसने बोला कि भैया सिट डाउन था, उसकी मैं वीडियो क्लिप बना के रखा हूँ।
और उसके बाद ये सीधा सीधा साजिश के तहत मरवाया गया है। चूँकि ये लड़का अजाउर का है, मेरा भाई ऐसे अजाउर से उठा के इस फीडर पे कर दिए थे। केवल ये तेज था काम करने में, सबका लाइक सब इसको लाइक करते थे कि ये साजिश था इसको मारे गए। और इसमें एसडीओ एक्शन का पूरा हाथ है मरवाने में। अच्छा, उनके ऊपर मुकदमा लिखाना चाहिए 302 का, उसके बाद कुछ होना चाहिए, आसलास तभी जाए। लाइन पे संविदा पे लाइन पे ये संविदा कर्मी था, वहाँ पे ऑन ड्यूटी पेपर में आया है लड़का। मेरा भाई पेपर में आया है, विदाउट पेपर काम नहीं कर रहा है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग जे एक्शन ऊपर 302 का मुकदमा लिखाना चाहिए, उसके बाद कुछ आई कार्रवाई होगी। घोर लापरवाही, विद्युत विभाग की घोर लापरवाही, एकदम घोर लापरवाही से बड़ी लापरवाही हो नहीं सकती। जम्मू कठुआ जिले के बदनीता में गश्त पर निकले सेना के वाहन पर घात लगाकर आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। 5 जवान गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। घटना को लेकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट चौराहे पर आतंकवादियों और पाकिस्तान के प्रतीकात्मक पुतले को फांसी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने कहा कि काफिले पर हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर दिया है, जबकि सरकार उनकी है लेकिन राहुल गांधी मजबूत हुए हैं, जिसके चलते आतंकवादियों के हौसले बुलंद हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव होने के बाद विपक्ष थोड़ा मजबूत क्या हुआ, आतंकवादियों के हौसले भी बुलंद हो गए और तब से देश में लगातार सेना के जवानों पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। जबकि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं पर अभद्र टिप्पणी किया और जगह जगह हिंदू विरोधी ताकतें खुलकर सामने आने लगी है, जिससे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा है, जिसका परिणाम जम्मू कठुआ में सैनिकों पर आतंकवादी हमला हुआ। हालांकि यह भी गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कटरा से शिव खोड़ी जाते समय 9 जून को हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर क्रूर पाकिस्तान पोषित इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों का कायराना हमला हुआ था, जिसमें 10 निर्दोष हिंदू तीर्थयात्री मरने से संपूर्ण देशवासियों को स्तब्ध करने वाली घटना हुई थी। तब राहुल गांधी का कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा था। 10 वर्षों में जब पुलवामा हमला हुआ था तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तत्काल उस पर एक्शन लिया था। तब से आतंकवादियों का मन टूट गया था। किसी की हैसियत नहीं थी कि आतंकवादी घटना कर सके। लेकिन मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि विपक्ष में जैसे मजबूत हुए राहुल गांधी जी और हिंदुओं पर प्रहार किए हैं सदन में, तो आतंकवादियों का भी मनोबल बढ़ा है और उसी के तहत हमारे सेना के गाड़ियों पे कठुआ में हमला किए हैं, जो कि उसमें 5 शहीद हमारे माँ भारती के लाल शहीद हुए हैं, जो कि सेवा करते हुए शहीद हुए हैं। हम आज आतंकवाद और पाकिस्तान का आजमगढ़ की सरजमीन पर उसका पुतला बना करके उसको फांसी लगाया गया है और महामहिम से मांग किया गया है कि ऐसे जो भी सदन में सदस्य हैं जो विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को या तो ऐसी प्रवृत्ति बंद की जाए, नहीं तो ऐसे लोगों का प्रवेश बंद किया जाए, क्योंकि मर्यादा होती है सदन की। और जो आतंकवादी आज किए हैं, सरकार ने लगातार आप देखे होंगे कि 2-3 आतंकवादी मार दिए गए हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसका बदला पाकिस्तान से जरूर लेंगे। पाकिस्तान के पुतले को फांसी देने वाले जल्लाद मिथिलेश चौरसिया ने कहा कि पूरा देश शहीद परिवारों के साथ खड़ा है। इस कायराना हमले में देश ने अपने 5 वीर जवानों को खो दिया। आतंकवाद के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में सेना की जवानों ने अपना बलिदान दिया। हम घायल सेना के जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत सरकार इस बलिदान का तत्काल बदला लेने में सक्षम है, यह हम देशवासियों को पूर्ण विश्वास है। आज यह जो देश में घटना घटी है, यह पूरे देश को मर्माहत कर दी है। सारे देश के लोग, देशवासी दुखी हैं। यह जम्मू के कठुआ में जो हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, इसकी जितनी भी घोर निंदा की जाए कम है। आज हम सभी लोगों ने, हिंदू संगठनों ने, सभी आजमगढ़ के निवासियों ने आज इस कलेक्ट्रेट चौराहे पर पाकिस्तान का प्रतिमात्मक आतंकवाद का पुतला बना करके मैं जल्लाद के रूप में मिथिलेश चौरसिया फांसी चढ़ाने का कार्य किया। पूर्व
मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा के पिता स्वर्गीय जगत भूषण विश्वकर्मा की 14वीं पुण्यतिथि बुधवार को विश्वकर्मा भवन नरौली, राम बचन यादव महाविद्यालय खुरासो तथा जगत इंटर कॉलेज गद्दोपुर में मनाई गई। श्री विश्वकर्मा ने अपने पिता के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए पिताजी की स्मृतियों को याद किया। उन्होंने कहा कि वह एक नेक इंसान थे। आजीवन वह लोगों की भलाई में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। श्री विश्वकर्मा ने कहा वह आज जो कुछ भी है वह उन्हीं की बदौलत है। उनका दिया हुआ संस्कार और उनकी शिक्षा ही हमें आज उन्नति के शिखर पर पहुंच पाया हूं। इस अवसर पर सपा नेता लालू यादव, रामचंद्र यादव, सुनील दत्त विश्वकर्मा, उमेश यादव, प्राचार्य रामबचन यादव महाविद्यालय फूलपुर, डायरेक्टर रामाश्रय विश्वकर्मा, कार्यवाहक प्राचार्य राम प्रताप विश्वकर्मा, प्रधानाचार्य जगत इंटर कॉलेज गद्दोपुर लईक अहमद, अमरेज यादव, नरेंद्र यादव, राज बहादुर विश्वकर्मा सहित समस्त विद्यालयों के बच्चे, स्टाफ व पदाधिकारी उपस्थित रहा। पिता स्वर्गीय जगत भूषण विश्वकर्मा जी की 14वीं पुण्यतिथि है। 10 जुलाई 2010 को इसी दिन हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उन्होंने वह एक नेक इंसान थे और ज़िंदगी भर हमेशा दूसरों की मदद करने का काम किया और कभी किसी का नुकसान उन्होंने नहीं किया और उन्हीं के पुण्य प्रताप से हम पल बढ़ कर के आज इस ऊंचाई तक पहुँचे हैं। हमारे पिताजी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, पढ़ाने लिखाने से लेकर के यहाँ तक जो है पहुँचाने में। आज इस अवसर पर उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं और उन्हें याद करते हैं। डॉक्टर भगवान का धरती पर दूसरा रूप है। अगर धरती पर डॉक्टर नहीं होते तो रोगियों का इलाज संभव नहीं था और मानव जीवन संकट में पड़ जाए। यूं तो हम डॉक्टर को एक मसीहा, एक भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन क्या होगा अगर ये भगवान ही शैतान बन जाए? जानने के लिए यह खबर काफी है। आपकी स्क्रीन पर जो एक बच्चे के साथ दिख रहे हैं, उनका नाम वीरेंद्र मौर्य है। वे अतरौलिया थाना क्षेत्र के गांव गोविंदपुर निवासी है। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर 2022 में उनके 6 साल के बच्चे राज बहादुर के दाहिने हाथ की केहुनी टूट गई थी। इलाज के लिए उन्होंने अतरौलिया के एक निजी अस्पताल में बेटे को भर्ती किया, जहां डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही बरती और उनके बच्चे का हाथ सड़ गया। जब उन्होंने इस बाबत मुकदमा दर्ज कराया तो प्रभावशाली डॉक्टरों के दबाव व पहुंच के चलते उन्हें ही झूठे और फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया है। बुधवार को इस संदर्भ में एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए उन्होंने मामले की जांच व दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। हमारे बच्चे का हाथ 23 नवंबर 2022 को फ्रैक्चर हो गया था हाथ में। जय गुरुदेव हड्डी अस्पताल अतरौलिया के पास लेकर गए। उसने गलत ट्रीटमेंट कर दिया, जिससे मेरे बच्चे का हाथ पूरी तरह से सड़ गया। और जब मैं उसकी शिकायत करने के लिए गया तो मुझको गाली देकर डांट डपट कर सर जी भगा दिया। मैं किसी तरह से बच्चे को लेकर भुगत रहा हूँ और आए दिन मैं लखनऊ पीजीआई में बच्चे का इलाज करा रहा हूँ। और इसके बावजूद भी ये डॉक्टर के ऊपर जब मैंने बच्चे के लिए क्लेम दायर किया, मुकदमा दायर किया न्यायालय में, तो ये जाकर के मेरे ऊपर झूठी FIR दर्ज न्यायालय से करा दिया कि इन्होंने मेरा हाथ पैर तोड़ दिया। मेरे ऊपर 308, 325, 304, 504 ये सब की धाराएं लगा दिया है। सर जी मैं बच्चे को लेकर पूरा परेशान हूँ। इसके बावजूद वो आतताई क्रूर डॉक्टर जो है मेरे बच्चे के साथ अन्याय कर रहा है, मेरे भी साथ अन्याय कर रहा है। मेरे बच्चे का जीवन तो खत्म कर दिया और मेरे ऊपर फर्जी FIR दर्ज कराते हुए मुझको फिर से परेशान कर रहा है। क्या नाम है? कौन हाँ, अतरौलिया में पटेल मोड़ के सामने जय गुरुदेव हड्डी अस्पताल। डॉक्टर है शिवशंकर यादव और श्रवण मौर्य। ये दोनों बड़े ही प्रभावशाली आदमी हैं। मैंने CM पोर्टल के माध्यम से 10 क्षेत्र के माध्यम से इस पर जो है कि ऑनलाइन किया था। हॉस्पिटल 1-2 बार नहीं सर जी 3 बार हॉस्पिटल सीज हुआ, इसके बावजूद वो खोल के चला रहा है। ये समझिए कि कितना प्रभावशाली है। और आए दिन कुछ अधिकारी को पैसे पर मैनेज करके वो अपना फिर से हॉस्पिटल चला रहा है। उसका हॉस्पिटल अवैध है, ना ही उसके पास कोई डिग्री है, ना ही कोई लाइसेंस है। इसके बावजूद वो चला रहा है और मुझको जान माल से मारने की धमकियां भी देता रहता है। मैं बच्चे को लेकर परेशान भी, मेरे बच्चे का जो कि अभी 2-3 ऑपरेशन हुआ कराना है,
लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो विवश हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। गरीब आदमी के साथ ऐसा अत्याचार होता रहेगा, बताइए आदमी कहाँ जाएगा। हम चाहते हैं कि बच्चे के साथ न्याय हो और क्रूर डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे हमारे क्षेत्र में किसी अन्य भाई बंधु के साथ ऐसा दिक्कत न बच्चे के साथ होना पड़े। आपने शिकायत कहाँ का दर्ज किया है? ये मामलों का 2022 मामला है। हमने सीएमओ साहब के पास दर्ज कराया, डीएम साहब के पास दर्ज कराया है। आज अभी मौके पर पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं, यहाँ पर मामला अपना दर्ज कराया है। हमारा मामला जो है कि कोर्ट में, आजमगढ़ के कोर्ट में 18 अप्रैल को फौजदारी के रूप में कराया गया था और फिर 25 मई को हम बच्चे के क्लेम के लिए दायर किए हैं। इसके पास नोटिस गया है, तो 6 जून को ये मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज करा के मुझको परेशान कर रहा है। तब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरे साथ न्याय हो, मेरे बच्चे के भविष्य के साथ न्याय हो और ऐसे कुकर्मी डॉक्टरों पर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जिससे किसी गरीब परिवार के बच्चे को या किसी गरीब आदमी के साथ ऐसी अनहोनी न होने पाए। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिला सड़क सुरक्षा की बैठक के आयोजन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया SOP के अंतर्गत एजेंडावार समीक्षा की गई। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि इलाहाबाद जौनपुर आजमगढ़ मार्ग पर 40 अवैध कट थे, जिसमें से निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग आजमगढ़ बंद करा दिया गया है। वर्तमान में उक्त मार्ग NHAI विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। 10 अवैध कट के बंद कराए जाने की कार्यवाही NHAI विभाग द्वारा की जानी है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी ने तत्काल अवैध कट को बंद कराए जाने हेतु निर्देशित किया। अधिशासी अभियंता निर्माण खंड 2 लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि 54 स्थानों पर सड़क के किनारे तथा डिवाइडर में अनधिकृत यूनिपोल प्रचार सामग्री हटाने की कार्यवाही की गई। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2018 में लोक निर्माण विभाग के 13 एवं NHAI विभाग के 10, वर्ष 2019 में लोक निर्माण विभाग के 16 एवं NHAI विभाग के 9, वर्ष 2020 में लोक निर्माण विभाग के 10 एवं NHAI विभाग के 11, वर्ष 2021 में लोक निर्माण विभाग के 24 एवं NHAI विभाग के 18, वर्ष 2022 में लोक निर्माण विभाग के 20 एवं NHAI विभाग के 16, वर्ष 2023 में लोक निर्माण विभाग के 20 थे, जिसे IIT BHU वाराणसी द्वारा रोड सेफ्टी ऑडिट माह जनवरी 2024 में किया जा चुका है। वर्ष 2023 में NHAI विभाग के 18 थे, जिसके संबंध में उक्त विभाग द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है। वर्ष 2024 में लोक निर्माण विभाग एवं NHAI विभाग के 44 ब्लैक स्पॉटों की सूची पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी द्वारा तत्काल कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देश दिए गए। NHAI वाराणसी के अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के अनुसार ट्रैफिक कामिंग मेजर्स राज्य मार्ग की संख्या 3 है, जिसकी लंबाई 87.47 किलोमीटर है। उक्त मार्ग पर 14 जंक्शन चिन्हित किए गए, जिसमें से 10 पर कार्यवाही की जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है। NHAI आजमगढ़ के अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई, जिसकी कुल लंबाई 87.47 किलोमीटर है। उक्त मार्ग पर मार्किंग करते हुए 14 स्थानों पर जंक्शन चिन्हित करते हुए 10 स्थानों पर कार्य पूर्ण करा दिया गया है। शेष 4 कार्यों की निविदा का कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 8 SH मार्ग हैं, जिसकी कुल लंबाई 233.201 है, जिसके 247 स्थानों पर जंक्शन चिन्हित करते हुए कार्य पूर्ण करा दिया गया है एवं लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 6 MDR श्रेणी के मार्ग हैं, जिसकी कुल लंबाई 162.240 है, जिसके 203 स्थानों पर जंक्शन चिन्हित करते हुए स्पीड टेबल, रिपीटेड बार, जेब्रा क्रॉसिंग का कार्य करा दिया गया है।
जिलाधिकारी ने विगत माहों में विभिन्न अपराधों के विरुद्ध किए गए चालानों की संख्या की समीक्षा करते हुए विभिन्न अपराधों के विरुद्ध की गई कार्यवाही एवं चालानों के संबंध में जानकारी मांगी, जिस पर परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में विभिन्न मार्गों पर ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चालान, पिलियन राइडर बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, रॉन्ग साइड, रेड लाइट जंपिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग, ओवर स्पीडिंग यात्री वाहन, विशेषकर स्कूल वाहन, ऑटो, टेम्पो, बैटरी रिक्शा, ओवरलोडिंग, माह वाहनों में बिना लाइसेंस के वाहन चलाना, अंडर एज ड्राइविंग, वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप न होना, स्कूल वाहन मानक के अनुरूप न पाए जाने पर बिना फिटनेस वाहन का संचालन, व्यावसायिक वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस, मॉडिफाइड साइलेंसर तथा प्रेशर हार्न लगे होने की दशा के संबंध में पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों के चालानों के संबंध में विस्तृत रूप से जिलाधिकारी महोदय को यथास्थिति से अवगत कराया गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक यातायात अतुल कुमार यादव, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन IN तिवारी, मुख्य चिकित्साधिकारी विशाल पांडे, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड शंकरशरण लाल, अधिशासी अभियंता निर्माण खंड 2 लोक निर्माण विभाग धनंजय शर्मा, TSI पुलिस विभाग आजमगढ़ आदि उपस्थित रहे। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. Sarvodaya Public School near RTO office, Harbanspur, Azamgarh. Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें।